अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक में। इस वक्त मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, इरशाद भट्टी साहब और रसूल बख्श रईस साहब। नाज़रीन, हमने देखा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात पर इसरार किया गया। उमर अयूब ने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी हर किसी के साथ मुज़ाकरात करेगी और बानी PTI ने इस कमेटी को बाइख्तियार बनाया है। तमाम तर इख्तियारात इसके पास हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती के बजाय डायलॉग पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। तो क्या वजह है कि एहतजाज के बाद अब PTI तो डायलॉग पर इसरार कर रही है, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं आया? क्या पाकिस्तानी सियासत में दायरों का सफ़र जारी रहेगा और अपोजिशन हमेशा ज़ेर आताब रहेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि PTI भी -1 फार्मूले के ज़ेर आताब है और -1 फार्मूले का दबाव है कहीं इस पर? ये तमाम पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ, एक साहब हैं हमारे सेनेटर फैसल वाबड़ा साहब, वो भी नेशनल कॉज के नाम पर मुख्तलिफ जमातों से आजकल मुलाकातें कर रहे हैं, बड़े मुतहरिक है। फिर PTI मुज़ाकरात की बात कर रही है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा। तो बानी PTI के सियासी किरदार को कहीं ख़त्म तो नहीं किया जा रहा? देखिए, इसमें आपने दो क्वेश्चन हैं। एक तो आपने -1 फार्मूले की बात की है और दूसरा जो PTI की तरफ से मुज़ाकरात पर इसरार और तकरार हो रही है। -1 फार्मूला कहाँ से आता है, क्यों कर होता है? ये -1 नवाज शरीफ को भी करने की कोशिश की गई, बेनज़ीर भुट्टो साहब के हवाले से भी ये फार्मूला आजमाया गया और अब ये अगर इमरान खान साहब के हवाले से भी है तो ये काबिल अमल नहीं है। इसकी बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो वो तंजीमी और सियासी हवाले से इतनी मजबूत नहीं होती जितनी अपनी शख्सियत के हवाले से। उनकी पहचान उनकी शख्सियत होती है और वो शख्सियत के ताबे अपने आप को रखते हैं। तो लिहाजा अगर तहरीक इंसाफ के हवाले से या उनकी लीडरशिप के हवाले से कोई ये समझता है कि जी उनको माइनस किया जा सकेगा तो ये खारिज अज़ इम्कान है। अच्छा। जहाँ तक आपने PTI की तरफ से मुज़ाकरात के लिए इसरार और तकरार की बात की है, तो वो नवाबज़दा नसरुल्लाह खान साहब कहा करते थे कि सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या हुआ। कि एक बात बड़ी अच्छी है, कल भी हमने इसे अप्रिशिएट किया था कि अगर उन्होंने एक कमेटी बनाई है और पार्टी ज़िम्मेदारान पे मुश्तमिल कमेटी है तो हुकूमत को इसका खैर मकदम करना चाहिए। और मैंने कल ही कहा था कि इस पर कोई संजीदा कोशिश और काविश होनी चाहिए। आज वही राना सनाउल्लाह खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिले हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जाकर नवाज शरीफ साहब से भी मिले हैं और मेरी इत्तला के मुताबिक उनकी तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। उसमें मदारस का इशू भी था और बहुत सारे मामलात पे उन्होंने ना सिर्फ उनको एतमाद मिल गया बल्कि पॉलिटिकल फैसलों के हवाले से हतमी फैसला जो होता है वो नवाज शरीफ साहब का ही होता है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब अपने वक्त के अंदर भी आपको याद होगा कि वहाँ पर इमरान खान साहब की रहायशगाह पर गए थे। शहबाज शरीफ साहब ने भी चंद हफ्ते पहले एक पेशकश पार्लियामेंट के फोरम पे की थी। मैं तो 100% इस बात के हक में हूँ कि अगर आप यकसू हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके जाना है, पाकिस्तान की मुआशी मजबूती आपने यकीनी बना ली है, तो फिर सियासतदानों को सर जोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये समझते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को दीवार से लगाकर आप अपने मफादात यकीनी बना पाएंगे तो ये बात माजी के अंदर इमरान खान साहब ने की थी, वो भी गलत थी और अगर ये कर रहे हैं तो ये भी गलत है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आज की सूरत हाल के अंदर जो इस्लामाबाद के अंदर मेन बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है उस हवाले से आज की मुलाकातें जो लाहौर में हुई हैं, खास तौर पर जाती उम्रा में और इन्होंने आज मलिक अहमद से भी मुलाकात जी, इन मुलाकातों से मुतालिक मैं आपसे जानूंगी चूंकि हमारा अगला टॉपिक है ये। तो मैं समझता हूँ कि मुज़ाकराती अमल जो है इस पर पेशरफ्त किए बगैर पाकिस्तान के अंदर सियासी और मुआशी इस्तेहकाम कायम नहीं हो सकता और ये मुज़ाकरात ही हतमी ऑप्शन होता है जिस पे पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आ सकता है। और अगर आज PTI इस पर इसरार कर रही है, देखिए बात ये कि अगर जिस भी नीयत से उन्होंने किया है, उन्होंने एक पेशरफ्त की है एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे और 24 नवंबर से पहले वो इस कैफियत में नहीं थे। 24 नवंबर के बाद 26 नवंबर आया और 26 नवंबर को जो कुछ हुआ
वो ये मानने के लिए तैयार हैं कि उनकी पार्टी के अंदर एक बहरानी और हैजानी कैफियत आ रही है, इसलिए कि उनकी पार्टी ये जो कमेटी में ज़्यादातर लोग वही है, 3 लोग वो है जो हुकूमत के साथ बातचीत कर रहे थे। एक जगह उनके लिए मुख्तस हो गई थी, तो अगर ये जगह मुख्तस हो जाती और ये वहाँ पर धरना दे के बैठते तो हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स पैदा होनी थी। अब उस पार्टी के लिए प्रॉब्लम्स पैदा हुई है, किस लिए हुई है, किसने की है, क्यों कर की है, ये पार्टियों के अंदर जब तक आप ये बात नहीं करेंगे और कोई लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। अगर पीटीआई ने इस हवाले से संजीदा है तो मैं समझता हूँ कि जवाबी तौर पे हुकूमत को भी संजीदगी जाहिर करनी चाहिए, और मुझे लगता ये है कि हुकूमत इस हवाले से संजीदगी जाहिर करेगी। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है, इसका मतलब आपके पास कोई खबर है, हम इस बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी सियासत में -1 फार्मूला और इसके पेश नज़र पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल। देखिए, -1 -2 ये कहानियाँ हम सुनते रहते हैं, और प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि जो किसी ख़ास वक्त में लोग बरसरे इक़्तिदार होते हैं, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो फ़ौजी हों, उनका मसला ये होता है कि वो ये समझते हैं कि जो हमसे पहले थे वो बड़े बेवकूफ़ थे, उन्होंने गलतियाँ की, हमसे गलती नहीं होगी, हम इनकी सीधा कर देंगे उसको। हमने बड़ी पार्टियाँ इस मुल्क में सीधी करती हुई देखी गई हैं, हमें ज़ियाउल हक का दौर याद है, उसके बाद के दौर भी हमें याद हैं। तो हर पार्टी को सीधा करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बात उलट हो गई है। तो अब भी -1 फार्मूला आप सियासी अमल में नहीं कर सकते। अच्छा। या तो पाकिस्तान में जमहूरियत को, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को पैक कर दीजिए, आप बना लीजिए इसको एक मिडिल ईस्ट की डिक्टेटरशिप, जिस तरह कभी सीरिया में थी, लेकिन फिर सीरिया का हशर देखा है आपने बशर अल असद का, तो उसमें भी यानी जो वो दूसरा फार्मूला होता है ना, जब आप डंडे के ज़ोर से हुक्मरानी करते हैं, उसका भी हशर कोई इतना अच्छा नहीं होता। अच्छा। इराक़ में आपने देखा है, सीरिया में आपने देखा है, और बहुत से मुल्कों में आपने देखा है। तो जब तक आप एक अवाम की कंसेंट और अवाम की फलाह को सामने नहीं रखते, अवाम की बेहतरी को सामने नहीं रखते, किसी हुकूमत की बका नहीं है। डंडे के ज़ोर से कुछ वक्त निकल जाता है, लेकिन मसला हल नहीं होता। और रास्ता जो है वो हुकूमत के लिए और पीटीआई के लिए एक यही है कि डायलॉग है। अच्छा है, लर्निंग प्रोसेस है, पीटीआई ने लर्न किया है, जिस तरीके से भी लर्न किया है कि डायलॉग पॉलिटिकल फोर्सेस से करें, लेकिन उसके लिए हुकूमत की तरफ से ज़्यादा इनिशिएटिव की ज़रूरत होती है। हुकूमत अना के हिसार से बाहर निकल पाएगी? देखिए, ये हम वक्त बताएगा। अना के हिसार में बैठी रहे तो किसी दिन निकाली जाएगी। अच्छा। देखिए, आप पाकिस्तान की तारीख, दूसरे मुल्कों को तो मैं जिक्र ही नहीं करता, जो हाल होता, पाकिस्तान की तारीख नहीं देखते। हमने अयूब खान को ख़राब होते हुए देखा है, हमने याह्या खान जिस तरीके से गया है वो भी हमें बड़ा अच्छा पता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ भी मसाइल सीरियस हुए, क्योंकि जब आप में तकब्बुर आ जाता है कि आप ये समझते हैं कि साहिब इक़्तिदार है, मेरी कुर्सी मजबूत है, और अगर आप कहें कि साहिब इक़्तिदार हैं, स्टेट हमारे साथ है, एक स्टेज पे स्टेट हेल्पलेस हो जाती है। अच्छा। यहाँ पाकिस्तान में हमने स्टेट को हेल्पलेस होते हुए देखा है, दूसरे मुल्कों में तो बड़े देखा है। लेटेस्ट एग्जांपल हमने सीरिया के अंदर देखी है कि स्टेट वो हेल्पलेस हो गई और कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर लिया, या करने वाले हैं अगर किया नहीं है। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि दरमियाना रास्ता निकाला जाए, कोई दानिशमंदी का सबूत दिया जाए। हुकूमत की बका और अपोजिशन की बका पाकिस्तान की तरक्की में है, और पाकिस्तान की तरक्की उसी वक्त मुमकिन हो सकती है जब ये सियासतदान आपस में बैठ के कोई दरमियाना रास्ता निकालें। अगर वो नहीं निकालेंगे रास्ता, तो ना सिर्फ वो खुद ख़राब होंगे, माजी में भी हमारे यहाँ ख़राब हुए हैं। आखिर माजी में किसी ने आके कान से पकड़ कर सियासतदानों को निकाला है ना, हमारी तारीख बताती है हमें कि कान से पकड़ कर निकाल दिए जाते हैं। और ये है कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि डायलॉग के लिए गवर्नमेंट कोई जेस्चर दे, जवाबी जेस्चर दे, और कोशिश करे कि डायलॉग हो, कामयाब हो या नाकाम हो अलग बात है, लेकिन हुकूमत की तरफ से अगर पॉजिटिव जेस्चर नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि उनका जो इस वक्त प्रेजेंट स्ट्रेटजी है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके अपने सियासी मुखालिफ को मैदान से निकाल दो, ये वो स्ट्रेटजी है जो कि पहले नाकाम हुई है, अब भी नाकाम होगी। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आप बिलीव करते हैं, जमहूरियत में बिलीव करते हैं, असूल में कुछ बिलीव करते हैं, थोड़ा बहुत भी 10% भी, तब भी आप अपने सियासी हरीफ को मैदान से नहीं निकाल। ठीक है, आप कह रहे हैं मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। अगर रास्ता ना निकाला तो फिर रास्ता किसी को भी नहीं मिलेगा, सब बंद गली में जा ले जाएंगे।
भट्टी साहब, एक तो मेरा सवाल है पीटीआई के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से अगर -1 होता है तो, और दूसरा सेनेटर फैसल वावडा साहब क्यों इतने मुतहरिक हुए हैं? वो कह रहे हैं कि मैं सब पार्टियों के पास जा रहा हूँ, इसका मकसद है नेशनल कॉज। वो क्या नेशनल कॉज है जो इन्हें मजबूर कर रही है कि आप सब पार्टियों के पास जाएं? 3 सवाल हैं आपके। सबसे पहले कि हुकूमत, कल भी बात कर चुके हैं कि हुकूमत बिल्कुल भी संजीदा नहीं है, हुकूमत बिल्कुल भी मुज़ाकरात नहीं करेगी, हुकूमत गोंगलुओं पे मिट्टी झाड़ेगी, एक फार्मेलिटी पूरी करेगी मजबूरी के तहत। क्योंकि जो एक तो जिनके हाथ में कुछ ना हो उन्होंने क्या करना है, दूसरा जो बेनिफिशरी हो इस लड़ाई के, जिनका इक़्तिदार इस लड़ाई में हो, उन्होंने क्यों चाहेंगे, तीसरा जो इमरान खान को जेल में रखना चाहते हैं और तहरीक इंसाफ को गंद, सियासी गंद कहते हो और इसको ख़त्म करना चाहते हैं, वो क्यों मुज़ाकरात करेंगे। दूसरी बात, एक वक्त था कि अयूब खान का सूरज इक़्तिदार सवा नेज़े पे था, फिर क्या हुआ। एक वक्त था जब भुट्टो साहब ने कहा कि मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, फिर क्या हुआ। एक वक्त था जब ज़ियाउल हक ने कहा ये आइन क्या है, कागज़ का टुकड़ा है, फाड़ के फेंक दूँ, फिर क्या हुआ। एक वक्त था जब परवेज़ मुशर्रफ साहब कहते थे कि मेरी लाश से गुज़र के या मेरी ऊपर से गुज़र के ये अब ख़त्म कर दें बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को, फिर क्या हुआ। और एक वक्त था जब चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर थी, आज कहाँ गए 4 सूबे। और नवाज शरीफ साहब को माइनस करने वाले तो माइनस वो ना हुए, लेकिन फिर 8 फरवरी 2024 को वो माइनस हो गए और अब वो माइनस की सूरत में प्लस होने के चक्कर में है। माइनस आवाम ने कर दिया। इमरान खान इन माइनस फार्मूलों से आगे चले गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं इन माइनस फार्मूलों से, जब तक वो जेल में है। इमरान खान को अगर कोई माइनस कर सकता है तो वो इमरान खान खुद है, इसके अलावा इमरान खान को कोई माइनस नहीं कर सकता। और पिछले 77 सालों में हमने देखा माइनस करने वाले खुद माइनस हो गए, बाकी सारे प्लस हो गए। और पार्टी पर बिल्कुल दबाव है, इसमें कोई शक नहीं है। जो आपका सवाल है, इमरान खान खुद बता चुके हैं, बुशरा बता चुकी हैं, हुकूमती वज़रा कह चुके हैं, इस्लामाबाद में वक्फे से ये अफवाहें गर्दिश करती रही हैं कि पीटीआई की मुश्किलें आसान हो सकती हैं, इमरान खान के मसाइल हल हो सकते हैं अगर इमरान खान सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें, अगर इमरान खान तहरीक इंसाफ की क़यादत छोड़ दें, वो बनी गाला में बैठ जाएं जाकर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आगे इमरान खान है। दूसरी बात, शाह महमूद कुरैशी पर काम हुआ। मुझे वैसे बड़ी हैरानगी होती है, बड़ी हैरत होती है शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही पर। ये 2 वो अशखास थे जिन पर इमरान खान को भी ट्रस्ट नहीं था। इमरान खान भी कहा करते थे कि बाकी सारे खड़े रहेंगे, शायद ये ना साथ खड़े रहे, और फिर मेरे सामने इमरान खान ने इन दोनों की तारीफ़ की कि कमाल खड़े हुए। शाह महमूद कुरैशी पर काम हुआ, आप आगे आ जाएं, काम ना बना। परवेज़ इलाही पर काम हुआ, जो 77 साल बीमार परवेज़ इलाही जो साल जेल भुगत गया, दिल का मसला, सांस की तकलीफ़, जेल बाथरूम में गिरा, पसलियाँ टूटी, कभी अस्पताल कभी जेल, सारा दिन दवाइयाँ खाता रहा, रिहा होता रहा, गिरफ्तार होता रहा, घर का दरवाज़ा टूटा, 18 छापे और चौधरी ख़ानदान की हिस्ट्री बदल दी। आज जो चौधरी ख़ानदान इक़्तिदार में, ज़रा ये गुजरात जाकर दिखाए। ये जो बड़े बड़े वज़ीर बन के फिरते हैं ना, पी कैप सर पे टोपियां पहन के वो कैबिनेट में बैठते हैं, ज़रा गुजरात में जाकर दिखाएं, एक फेयर इलेक्शन लड़ के दिखाएं। चौधरी ख़ानदान में अगर इस वक्त कोई है तो वो परवेज़ इलाही है, और चौधरी ख़ानदान की हिस्ट्री बदल दी, खड़ा है आज भी इमरान खान के साथ। तो इमरान खान को पार्टी तोड़ दी गई, नाहल करके जेल भेज दिया गया, रॉन्ग नंबर ब्रूटस घुसाए गए, पार्टी कमज़ोर करने की कोशिश की गई, मगर इमरान खान मौजूद है और मौजूद रहेगा। और सारे आप जानते हैं, सलमान गनी साहब, आप सब, इमरान खान का इक़्तिदार का आखिरी जब दिन थे तो हमें ये होता था कि इमरान खान की 10 सीटें कैसे जीत पाएगा। बल्दियाती इंतखाबात हार गए और पहला राउंड केपी में 13 के 14 ज़िमनी इंतखाबात हार गए, टिकट लेने वाला कोई नहीं था। अगर 1.5 साल इमरान खान और निकाल जाते तो हो सकता है अगला इक़्तिदार इन्हीं कोई मिलता जो इक़्तिदार में आए, लेकिन वो वक्त इन्होंने ज़ाया कर दिया क्योंकि नवंबर की तकरीर करनी थी, लिहाजा वो वक्त ज़ाया हुआ और अब इमरान खान वापस आ गया। जहाँ तक फैसल वाडा का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद में बड़ी अफवाहें हैं, बड़ी हैं कि कौमी हुकूमत की हैं, सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करने की बात है, कुछ दरमियानी रस्ते की बात है, और साथ साथ बहुत सारे नए मुकदमों की बात है। तो अभी बहुत कुछ भी फाइनल नहीं हुआ।
اچھا اور جب فائنل ہوگا تو اس دن میں آپ کے پروگرام میں نہیں ہوں گا، ظاہر ہے حلف اٹھا کر وزیر اعظم شاید بن چکا ہوں، تو پھر آپ کو سارا پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس دن ہم بھی آپ کو نظر نہ آئے۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ رسول بخش رئیس صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک جماعت جو احتجاج پر اصرار کرتی رہی ہمیشہ، اب وہ مذاکرات پر اصرار کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف سے ابھی تک کوئی سگنل نہیں آ رہا۔ تو پاکستانی سیاست میں پلس مائنس کب تک چلتا رہے گا؟ دیکھیں، اس کو اگر حکومت یا کوئی اور ایک کمزوری سمجھ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو بس وہ اس دن جو کچھ ہوا 26 کی رات کو اور 25 کے دن، اب ان کو ایسا کچھ دیکھنا پڑا کہ اب یہ انہوں نے ایک مفاہمت کا راستہ اختیار کر لیا ہے، تو یہ کمزوری ہے ان کی طرف سے۔ اب مزید یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، ان کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میرے خیال میں اس خوش فہمی میں حکومت کو اور ان لوگوں کو جو تحریک انصاف کے خلاف ہیں ان کو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، اور حکومت کو تو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں حکومت یہ تو نہیں کہہ رہی کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے؟ نہیں، دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے ایک موقف اختیار کیا ہوا تھا، اور اب بھی کسی حد تک ہے، کہ ہم با اختیار لوگوں سے براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہنا کہ ان سے بھی بات چیت نہیں ہوئی یہ بھی غلط ہے، کہ ان سے بھی بات چیت ہوتی رہی ہے۔ کہ معاملات اگر طے نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ مذاکرات نہیں ہوئے۔ مذاکرات کے دروازے ہر سیاسی جماعت کے کھلے رہے ہیں۔ کوئی سیاسی جماعت پاکستان میں انقلابی نہ رہی ہے، اور نہ وہ انقلاب کے اوپر یقین رکھتی ہے، نہ انقلاب لانے کی کوئی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو مذاکرات کے لیے وہ تیار۔ یہ کہنا کہ اب ان کی ایک کمزوری ہے اور اس کمزوری کی وجہ سے حکومت کی طرف وہ آنا چاہ رہے ہیں، بس مر رہے ہیں اور مرے جا رہے ہیں کہ جی کوئی آئے اور ہمارے ساتھ مذاکرات کرے۔ دیکھیں، میں 8 فروری کی بات کر رہا تھا کہ اس کے نتائج کو ذرا سامنے رکھیں۔ وہ نتائج نہیں جو فارم 47 کے ہیں، نتائج کو سامنے کوئی بھی سیاستدان یا وہ لوگ جو کہ سیاست کو پاکستان میں سمجھتے ہیں یا چلاتے ہیں، اگر اس کو سمجھتے ہیں تو آپ مائنس کسی کو نہیں کر سکتے۔ آپ عمران خان کو مائنس کریں گے تو تحریک انصاف میں کون رہ جائے گا، کون چلائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو ایک آرامدہ کمرے میں رہنے کی اجازت دیتے ہیں، جیل سے نکالتے ہیں، اور آپ یہ کریں کہ آپ پارٹی کو توڑ دیں، پارٹی ختم کر دیں، سیاست ختم کر دیں۔ اس نے 30 سال یا 40 سال کے قریب جدوجہد کی ہے، اس نے کر کے دکھایا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ آج کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ گھر بیٹھ جائیں، ملک سے باہر چلے جائیں اور آپ آرام سے عیش و آرام کی زندگی کریں، سیاست میں کیا پڑا ہے، عمران خان ہی کرنے لگا۔ میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس کو سامنے رکھیں، وہ ایک مزاحمت کا ہے، اور وہ مزاحمت میرا خیال یہ ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں جاری رہے گی جب تک کہ کوئی سیاسی سمجھوتا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں حکومت کی طرف سے کیوں جواب نہیں آ رہا۔ حکومت کی طرف سے جواب اس لیے نہیں آ رہا کہ جو لوگ اس کی سرپرستی کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ اچھا، لیکن یہاں پہ آج ایک تاریخی واقعہ ہوا ہے کہ صبح کو ہم نے دیکھا کہ دمشق میں کچھ باغی داخل ہو رہے تھے۔ شام ہوتے ہی خبروں سے پہلے وہ ہر چیز ختم ہو چکی تھی اور وہ ملک سے بھاگ چکے تھے۔ تو یہ 60 سال کا دور جو ایک انقلاب کی صورت میں آیا تھا، ایک خاندان نے انہوں نے اپنی بادشاہت قائم کر دی۔ یہ ہم نے مصر میں بھی دیکھا، ہم نے لیبیا میں بھی دیکھا، ہم نے عراق میں بھی دیکھا، اور آج دیکھا ہے لوگوں کا کہ کتنا کوئی فوج ختم ہو گئی، پولیس بھاگ گئی، انٹیلیجنس ایجنسیز کہیں نظر نہیں آئی، اور کہیں پہ کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی دمشق میں۔ کیوں کہ ایک ایسی حکومت جو ظلم کے اوپر جس کا انحصار ہے، جبر پہ جو انحصار ہے،
وہ ہتھیار جو عام طور پر استعمال کرتے ہیں. بنگلہ دیش کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے. لنکا میں بھی ایسے ہی کچھ ہوا. تو ہمارے ارد گرد بہت کچھ ایسا رونما ہو چکا ہے جس سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. وزیر اعظم کی آج لاہور میں کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں. ان ملاقاتوں میں کون سے امور ڈسکس ہوئے, کیا معاملات طے پائے ہیں؟ شاید سلمان غنی صاحب کے پاس کوئی خبر بھی ہے, وہ بھی جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مولانا کی دی گئی ڈیڈ لائن آج ختم ہو چکی ہے اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے بھی قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا ہے. تو کیا سلمان صاحب سمجھا جائے کہ معاملات طے ہو چکے ہیں ان کے درمیان؟ دیکھیں, میں نے تو آپ کو لاسٹ ویک ہی بتا دیا تھا کہ مولانا صاحب, اور وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ کسی احتجاج پر یقین نہیں رکھتے, وہ ڈائلاگ پر یقین رکھتے ہیں. لیکن کل تک بہت سخت بول رہے تھے مولانا. وہ سخت اس لیے بول رہے ہیں کہ بات یہ کہ مولانا کا اپنا ایک بڑا کردار ہے. اس وقت بھی وہ فلسطین کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں, لیکن وہ مدارس بل کی بات ابھی تک انہوں نے نہیں کی ہے, اور یہ چیزیں ان کے درمیان طے ہے. پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے, اور مولانا صاحب باوجود اس کے کہ حکومت میں نہیں ہیں, لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو, وہ مولانا کے ساتھ ڈائلاگ میں رہتے ہیں, مولانا کو انگیج کر کے رکھتے ہیں, اور یہی ایٹیچیوڈ ہے. دیکھیں, بات ہے کہ پی ٹی آئی کو اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے کہ سیاسی لوگ ہمیشہ اپنا سیاسی راستہ نکالتے ہیں. کہ آج تک جس لہج پہ پی ٹی آئی کھڑی ہے یا بالی پی ٹی آئی کھڑے ہیں, یہ کوئی ان کے مخالفین کی وجہ سے نہیں کھڑے, یہ اپنی پالیسیز کی وجہ سے کھڑے ہیں. تو انہیں بھی سیاسی راستہ نکالنا چاہیے, اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے. حکومت کو بھی جوابی طور پہ پیشکش کرنی چاہیے. معیشت تب مضبوط ہوگی جب پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہوگا اور پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے بیٹھنا چاہیے. مولانا کا ہم ایشو ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ نے کہا وہ معاملہ طے ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ طے ہو چکا ہے؟ دیکھیے, ڈیڈ لائن گزرنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا, کیونکہ مولانا کو ایشورنس دی ہے حکومت نے کہ وہ بل پاس کروا دیں گے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا بل کے اندر ہے کیا, اعتراضات کیا ہیں. اور یہ ہے کہ میرا خیال ہے کسی ممبر کو بھی نہیں پتا, اگرچہ انہوں نے بل پاس کیے ہوئے ہیں یہ, لیکن ظاہر ہمارے ممبران جو ہے نا ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں نا, وہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے کہ حکومت کہہ رہی ہے لہٰذا وہ اپنی کارروائی کرنی. تو میرا خیال ہے کوئی یہ اتنا بڑا تنازع نہیں ہے یہ, اور چونکہ ان کو ایشورنس دی گئی ہے تو ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود بھی ماحول ٹھیک ہی رہے گا. اور وہ علیحدہ بات ہے کہ جب بل پاس ہو جائے گا, بل کے کانٹینٹس ہمیں پتہ لگ جائیں گے, اس کے بعد اگر کوئی اعتراضات بنتے ہیں وہ تنازع کھڑا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فی الحال تو معاملہ رکا رہے گا. ٹھیک ہے. بھٹ صاحب, ایوان صدر سے بل کا واپس آنا, ڈیڈ لاک کہاں پر تھا اور معاملات کیوں اس نہج تک پہنچے؟ بڑی حیرانی ہوئی کہ آپ نے پہلے یہ بل منظور کروا لیا, پھر بل منظور ہو کے مولانا صاحب کے ساتھ ایگریمنٹ کے ساتھ 26ویں ترمیم جب مولانا صاحب نے ووٹ ڈالا, پھر اس کے بعد ایوان صدر کیا, آگے مفاہمت کے گرو زرداری صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے واپس بھیج دیا کہ یہ صوبائی معاملہ ہے. پھر اب مولانا صاحب آ گئے, اب پھر ایک مرتبہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے, اور یہ مسئلہ حل کر لے گی حکومت, کیونکہ حکومت مولانا صاحب کو اپنے مخالف کھڑا کرنے کے لیے افورڈ نہیں کر سکتی. لیکن یہ ہوا کیوں, پہلے اتنا یہ سارا اچانک ہو گیا, اب کیا خیال آیا ہے, اور مسئلہ کہاں ہے؟ جیسے کہ حسن عسکری صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ گواہ ہے کہ آپ جس طرح وہ 26ویں ترمیم کے مسودے کا کسی کو نہیں پتا تھا آخری وقت تک, یہ بھی کسی کو نہیں پتا کہ معاملہ اٹکا ہوا کہاں ہے, لیکن بہرحال حل ہو جائے گا. اور مولانا صاحب کو کہا ہے میں نے کہ وہ کاجو کی برفی آپ تک پہنچائیں. لیکن مولانا صاحب اب بھی بول رہے ہیں, جس کانفرنس سے وہ غالباً خطاب کر رہے ہیں پشاور میں, رسول بخش رئی صاحب وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی جھک جائیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. اس کا مطلب کہ ابھی تک بات چیت مکمل طور پر معاملہ طے نہیں ہوئے. یہ رسول بخش رئی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ انہیں کھڑا رکھیں. اپنے نیشنل ہیرو کو. بہت بڑی پیچیدگی ہے. جی پیچیدگی یہ ہے رسول کہ مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ 2019 سے پہلے کے جو معاملات تھے اس کے مطابق ہونا چاہیے کہ ڈپٹی کمشنر رجسٹر کرے مدارس کو. اب ایشو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم جو جس میں مولانا صاحب کا بھی حصہ ہے کہ تعلیم کا یہ شعبہ ہے, اور تعلیم کے معاملات میں یہ صوبائی اختیارات بنتے ہیں. تو صوبائی اختیارات اگر وفاقی حکومت نے ایسا کوئی اختیار استعمال کرنا ہے تو 2 صوبائی اسمبلیاں وہ اختیارات وفاقی حکومت کو دیں گی, تو تب جا کے قومی اسمبلی کو بل پاس کر سکتی ہے.
मौलाना साहब इसको आसान बनाना चाहते हैं, लेकिन आप देखें कि जो नेशनल एक्शन प्रोग्राम था, जो इंतहा पसंदी और उनके बारे में जो मामलात पाकिस्तान में चल रहे थे, मदारिस की जो इस्लाहात हैं उनके बारे में कई बार काबिशें की गई हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ये एक बहुत बड़ी मजबूत लॉबी है और हमारे कौमी हीरो उसके सरबराह हैं उस लॉबी के, और वो ये चाहते हैं कि जी मदारिस के बारे में आप बात ना करें हमसे, हम जो कुछ करना चाहते हैं हमें करना। उनको सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं या कोई और उनको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, ये आपका मामला नहीं, ये हमारे ऊपर छोड़ दें। अगर हुकूमत के, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है, ईरान में कोई मदरसा जाके खोल सकता है, कहीं जहाँ पे कोई मस्जिद बना सकता है, सऊदी अरब में कर सकता है, यूएई में कर सकता है, मिस्र में कर सकता है, उर्दन में कर सकता है, तुर्की में कर सकता है। कौन सा मुसलमान मुल्क है जहाँ पे कि हमारे हीरो और उनके बाकी उलमा को इतना आज़ादी मिली हुई है कि जहाँ चाहे मदरसा कायम कर। अब पाकिस्तान का ये इस्लामाबाद ठीक है, देखना ये नेशनल हीरो जो कि आपकी अहमियत बरकरार रहेगी या नहीं, और ये जो बिल है इसका ऊंट किस करवट बैठेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।